GS1 ज्योग्राफी की अगर बात की जाए तो दो इंपॉर्टेंट पार्ट में ये डिवाइडेड है, एक है इंडियन ज्योग्राफी, दूसरा है वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी फर्दर दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है, पहला है फिजिकल ज्योग्राफी एंड दूसरा है ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी फोर इंपॉर्टेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी एंड बायोजियोग्राफी। अभी जो हम पढ़ रहे हैं या अभी तक हमारे जो 11 लेक्चर्स हुए हैं वो जियोमॉर्फोलॉजी के हुए हैं, और जियोमॉर्फोलॉजी में अभी इस लेक्चर में और अगले आने वाले 2-3 लेक्चर जो हैं हमारे हैं वो लास्ट सेक्शन जियोमॉर्फोलॉजी का कवर करेंगे, जो कि हैं लैंड फॉर्म्स। ठीक है, लैंड फॉर्म्स का सेक्शन खत्म होती ही हमारा जियोमॉर्फोलॉजी का सेक्शन खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग फिर क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हमें लैंड फॉर्म्स पढ़ना है, और लैंड फॉर्म्स जो हैं हमें जो पढ़ने हैं वो चार तरीके के पढ़ने हैं, या चार एजेंट्स के अंडर में पढ़ने हैं जो बनते हैं, या चार रीजन्स जिन्हें हम कह सकते हैं। एक होता है फ्लूवियल लैंडफॉर्म, यानी रिवर एज एन एजेंट काम करता है डेवलप करने में। ठीक है, दूसरा है हमारा विंड, जो कि डेजर्ट रीजन्स में लैंडफॉर्म फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ग्लेशियर एज एन एजेंट ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स फॉर्म करता है। कास्ट टोपोग्राफी में अंडरग्राउंड वाटर इन्वॉल्व है, बट ये अंडरग्राउंड वाटर जो है ये यूजुअली इनिशियली या तो कहें रिवर या तो ये एक स्ट्रीम हुआ करती है जो फर्दर डिसअपियर हो जाती है। क्यों डिसअपियर हो जाती है वो हम बात करेंगे कास्ट टोपोग्राफी में। ठीक है, तो कास्ट टोपोग्राफी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें एजेंट इन्वॉल्व है रिवर। अगर कास्ट टोपोग्राफी की अगर हम बात करें तो इसकी जो सबसे खास बात है ये आपको लाइमस्टोन या डोलोमाइट रीजन में मिलेगा, यानी जो रॉक स्ट्रक्चर है वो लाइमस्टोन या डोलोमाइट या फिर चॉक से बना हुआ रहता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये डिजॉल्व हो जाता है क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट एज अ केमिकल कॉम्पोजिशन में रहता है। ठीक है, अब पहले तो हम बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इस कास्ट टोपोग्राफी का। अगर आप देखें तो नॉर्थ अमेरिका में आपको ये जो येलोइश पोर्शन है ये आपको मिल जाएगा, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कास्ट रीजन है। सदर्न अमेरिका में यहाँ पे आपको मिलेगा कास्ट रीजन ईस्टर्न पार्ट में। अफ्रीका में स्कैटर्ड है ऑल ओवर दी कॉन्टिनेंट। ठीक है, और यहाँ पे यूरोप में आप देखें तो थोड़ी सी कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है यूरोप में, और रशिया में यहाँ पे आपको मिलेगा। फिर उसके बाद सेंट्रल एशिया में अगर हम चार बड़े बड़े रीजन्स के बारे में अगर बात करें तो आपको एक यूरोप में मिल जाएगा, आपको साउथ ईस्ट एशिया में मिल जा रहा है, आपको ये मिडिल ईस्ट में मिल जा रहा है, फिर आपका नॉर्दर्न अमेरिका, रशिया। तो ये मोटा मोटा आपको ये चीज़ें याद रहनी चाहिए कहाँ कहाँ पे है। और ऑस्ट्रेलिया के सदर्न ऑस्ट्रेलिया में कास्ट रीजन होता है। अब ये नाम कास्ट क्यों पड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसे कास्ट रीजन क्यों कहा जाता है। अगर आप इस मैप को देखेंगे तो ये है एड्रियाटिक सी, और यहाँ पे आपकी मेडिटेरेनियन सी रहती है, और ये सारे उसी का पार्ट है, ये सारी सीज जो है। यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये इनिशियली एक इसे यूगोस्लाविया कहा जाता था। ठीक है, यूगोस्लेविया कह सकते हैं आप। यूगोस्लेविया का जो रीजन था ये फर्दर डिफरेंट कंट्रीज में ब्रेक हो गया, बट ये हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का है कि यहाँ की जो फिजिकल जोग्राफी है उसके हिसाब से। तो फिजिकल ज्योग्राफी में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक रीजन है यानी एक प्लेट्यू है जिसको कहते हैं कार्स्ट प्लेट्यू। और ये जो प्लेट्यू है ये फॉर्म हुआ है किससे, ये फॉर्म हुआ है लाइमस्टोन से। ठीक है, अब इसी की वजह से इसका नाम पड़ा कास्ट रीजन। ठीक है, ये तो बात क्लियर हो गई। पहली चीज़ तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, और दूसरा हमने कास्ट नाम क्यों है, इसमें एजेंट कौन से इन्वॉल्व है, यानी इसमें रिवर या स्ट्रीम इन्वॉल्व है जो फर्दर अंडरग्राउंड वाटर एजेंट का काम करते हैं, अंडरग्राउंड वाटर का काम करते हैं और लैंड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब अगर हम इस डायग्राम को देखें तो हमें यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो सब हमें जानने हैं, और कुछ कुछ चीज़ें हैं जैसे कि हम लोग इग्नोर कर सकते हैं या फिर हम जान सकते हैं। अगर हम लोग इनिशियली बात करें तो पोनोर क्या होता है। ठीक है, पोनोर जो होता है वो एक छोटा सा होल होता है जो कि इस डोलोमाइट या लाइमस्टोन या चॉक फॉर्मेशन में होता है। किस वजह से ये होता है कि सपोज कीजिए यहाँ पे रेनफॉल हो रही है। ठीक है, कंटिन्यूस रेनफॉल की वजह से क्या होता है कि कुछ कुछ पोर्शंस जो रहते हैं जो वीक रहते हैं, जो एक्सपोज रहते हैं, अगर यहाँ पे सरफेस पे कोई वेजिटेशन है और कोई पोर्शन यहाँ पे एक्सपोज है जहाँ पे वेजिटेशन नहीं है क्लियरली, तो यहाँ पे धीरे धीरे ये डिजॉल्व होता जाएगा ये पोर्शन, और यहाँ पे एक छोटा सा होल क्रिएट हो जाएगा इस रीजन में। ठीक है, पहली चीज़ ये हो गई। फिर सिंक होल में क्या डिफरेंस है,
इन सब में ज़्यादा डिफरेंस कुछ नहीं होता, इवेंचुअली सब कुछ एक डिप्रेशन है या तो फिर ये एक बहुत बड़े से लार्ज एंड लार्ज होल्स हैं। बट डिफरेंस क्या है इनके साइज़ में। पोनोर आप देखेंगे तो इसकी साइज़ काफ़ी छोटी है, सिंक होल यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा ये एनलार्ज रहता है। और ये बनता किस तरीके से, अगर सपोज कीजिए यहाँ पे एक और पोनोर है, यहाँ पे भी है, अब ये फर्दर जब डिजॉल्व होगा ये पोर्शन तो ये एक एनलार्ज्ड पोर्शन बन जाता है, जिसकी वजह से ये सिंक होल या डोलाइन कहलाता है। डोलाइन आप डेफिनेशन डिफरेंटली भी देख सकते हैं, उसमें ये कहा जाता है, कहा जा सकता है कि सिंक होल जो हैं वो कंबाइन होकर के एक डोलाइन फॉर्म करते हैं। इसका मतलब अगर हम देखें तो अगर पोनोर है तो पोनोर से लार्ज जो होगा वो होगा सिंक होल, और इससे थोड़ा सा बड़ा होगा डोलाइन। ठीक है, और इससे थोड़ा सा बड़ा होता है वाला, एंड देन फिर आता है पोलजे। ठीक है, तो जो बिगेस्ट डिप्रेशन रहेगा वो पोलजे रहेगा। ये सिर्फ साइज का डिफरेंस है इसमें, और कुछ नहीं है, इस वजह से ये इजी है। ठीक है, आप इन दोनों को अलग अलग भी पढ़ सकते हैं, कहीं कहीं पे साथ में भी पढ़ सकते हैं। तो हमने ये दोनों चीज़ें देख ली कि किस तरीके से डिप्रेशन क्रिएट होता है, क्योंकि ये लाइमस्टोन रीजन है, वाटर डिजॉल्व कर देता है, जिसकी वजह से सिंक क्रिएट हो जाता है। अगर सपोज कीजिए सरफेस पे वेजिटेशन नहीं है या एक्सपोज्ड सरफेस है तो वहाँ पे ऐसा हो जाता है। क्लियर है। फिर फर्दर जब ये सिंक होल बहुत सारे कंबाइन होते हैं तो ये एक उवाला में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगर उवाला की अगर हम इमेज देखें यहाँ पे तो कुछ इस तरीके से रहेगा, ये अगर आप देख सकते हैं तो ये जो डिप्रेशन क्रिएट हुआ है ये उवाला है। ठीक है, तो ये कास्ट रीजन का एक लैंडफॉर्म है उवाला। अब अगर हम बात करें तो पोलजे जो है, पोलजे भी एक वाइडर डिप्रेशन होता है और यूजुअली ये एजेस पे मिलता है। अगर कोई प्लेट्यू है या कहीं पे है तो आपको यहाँ पे पोलजे मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे उवाला में जो है वो स्ट्रीम डिसअपियर करती है। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कभी इनिशियली एक स्ट्रीम फ्लो किया करती थी जिसने इस रीजन को डिसॉल्व कर दिया। जब इसने डिसॉल्व कर दिया इस रीजन को तो ये अब अंडरग्राउंड फ्लो करेगी, क्योंकि यहाँ का जो पोर्शन है रॉक का वो डिसॉल्व हो गया। अब ये अंडरग्राउंड जा कर के अंडरग्राउंड में भी डिफरेंट डिफरेंट डिपोजिशनल या फिर इरोजनल लैंडफॉर्म फॉर्म करती है। ठीक है, उसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। इरोजन्स में हम देखेंगे केव्स का फॉर्मेशन होता है। डिपोजिशन में हम देखेंगे कि स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इन दोनों को हम देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और हमें जाननी है कि ये जो स्ट्रीम यहाँ से री इमर्ज करती है इसको स्प्रिंग कहते हैं यहाँ पे हम। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग का मतलब क्या होता है कि जब कहीं से पानी का जो फ्लो है या इरप्शन कहीं से होता है पानी का तो उसे हम स्प्रिंग कहते हैं कि यहाँ से ये निकल रहा है। ठीक उसी तरीके से क्या होता है कि जब ये डिज़ोल्व कर जाता है, ये स्ट्रीम जो है ये डिज़ोल्व कर गई इस डोलोमाइट रीजन में, फिर ये री इमर्ज होती है। जब री इमर्ज होती है तो उसे स्प्रिंग कहते हैं। तो एक हमारा जो ये टर्म है हमें ये भी याद रखना है स्प्रिंग का। हमें पोनोर याद रखना है, ये एग्जाम में हमारे नहीं आता है, बट हमें याद कहाँ से रखना है, हम लोग सिंक होल से याद रखेंगे, पोलजे याद रखेंगे, हमें उवाला याद रखना है और हमें स्प्रिंग याद रखना है। 4 चीज़ें हो गई। ठीक है, अब हमने इसे यहाँ पे देख लिया कि किस तरीके से हमारा ये उवाला दिखता है। ठीक है, यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें लिखी हैं जो मैंने आपको बताई हैं। यहाँ पे बस आपको यही बताया जाएगा कि किस तरीके से छोटे छोटे सिंक होल्स कंबाइन हो करके एक डोलाइन में फॉर्म होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट डोलाइंस जो हैं वो कंबाइन होकर उवाला फॉर्म करते हैं। ठीक है, उवाला जब फर्दर वाइडर डिप्रेशन में क्रिएट हो जाते हैं तो वो पोलजे कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब क्या होता है कि ये सिंक होल अगर किस तरीके से जॉइन होते हैं, अगर हम यहाँ पे इस इमेज में देखें तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो वाटर फ्लो कर रहा था इसने ये पोर्शन को ब्रेक कर दिया है, डिसॉल्व कर दिया है। उसके बाद वाटर जो है अंडरग्राउंड फ्लो करने लगा। इसी अंडरग्राउंड फ्लो की वजह से ये फर्दर डिसॉल्व करेगा आगे की जो भी स्ट्रक्चर रॉक स्ट्रक्चर रहेगा और यहाँ पे केव्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं अंडरग्राउंड केव्स का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और अगर सिंक होल है तो ये सिंक होल फर्दर अगर ये डिसॉल्व होता जाएगा तो ये पोर्शन जो है ये सबसाइड कर जाएगा। सबसाइड करने के बाद ये पोर्शन फिर ये कंबाइन होकर सिंक होल जो है एक डोलाइन बना लेंगे जो कि एक ग्रेटर डिप्रेशन रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे बात करते हैं हम लोग। ये डायग्राम है, इजी डायग्राम है, आप ड्रॉ कर सकते हैं एग्जाम में अगर आप चाहें तो।
ठीक वही सारी चीज़ें हैं। वो वाला थोड़ा बड़ा डिप्रेशन है, सिंक होल्स छोटे छोटे हैं, काफ़ी छोटे डिप्रेशन हैं। और फिर उसके बाद डोलाइन है जो कॉम्बिनेशन ऑफ सिंक होल्स रहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ डोलीना या डोलाइन आप कह सकते हैं, दोनों होता है, वो वाला होते हैं। एंड पोलजे आप देख सकते हैं किस तरीके से एक वाइडर रिफ्टिंग है यहाँ पे अच्छी खासी एजेस पे। और यहाँ पे स्ट्रीम अगर डिसअपियर कर रही है किसी सिंक होल से तो वो रीमर्ज कर रही है, और जब रीमर्ज कर रही है तो इसे स्प्रिंग कह रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे इसी अंडरग्राउंड वाटर से एक केव का फॉर्मेशन होता है। केव का फॉर्मेशन क्यों होता है? क्योंकि ये डिजोल्व कर देता है मेजर पोर्शन को, इस वजह से यहाँ पे केव का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी तरीके से ही, इसी प्रोसेस से हमारी जो वैष्णो देवी श्राइन है वो इसी तरीके से बनी है। ठीक है। और फिर अगर हम बात करें, यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट और फॉर्मेशंस हैं। अभी हम लोग स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट की बात करेंगे, उससे पहले यहाँ पे क्या होता है कि अगर कास्ट रीजन जो है वो जॉइंटेड रॉक्स के फॉर्म में है, ठीक है, अगर इसमें जॉइंट्स हैं तो ये जॉइंट्स धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाते हैं। मतलब जब वाटर इस पे से फ्लो करेगा तो ये जो एजेस हैं ये धीरे धीरे डिसॉल्व होते जाएंगे, और ऐसे ऐसे करके इस तरीके से डिप्रेशन यहाँ क्रिएट हो जाएगा, और फर्दर ये गैप डीपन होता जाएगा। ठीक है। ये जो गैप है उस गैप को ग्रैग्स कहा जाता है, और ये जो पेवमेंट है इसे क्लिंट्स कहा जाता है। ठीक है। और इस पूरे रीजन को इसे लाइमस्टोन पेवमेंट कहा जाता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये स्टेप की तरह है। ठीक है। इसी इमेज को हम लोग यहाँ देख सकते हैं थोड़ा डिफरेंट इमेज में। क्लिंट्स आप देख सकते हैं ये जो अपहिल लाइक पोर्शंस हैं, और ग्राइक्स आप देख सकते हैं कि ये जो गैप्स हैं इन्हें ग्राइक्स कहा जाता है। ये फर्दर डिप्रेशन क्रिएट हो गए हैं। इनिशियली ये इस तरीके से रहते हैं, फिर ये फर्दर और ज़्यादा डीपर डीपर ग्राइक्स जो हैं, गैप्स जो हैं वो क्रिएट होते जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे केव्स की बात की गई है, और इस इमेज में हम लोग बेहतर समझ सकते हैं केव को, किस तरीके से ये स्ट्रीम डिसअपियर हो रही है। यहाँ पे यहाँ अंदर जा कर के वाटर यहाँ कलेक्ट हो रहा है, इस पोर्शन में ये पूरा पोर्शन डिजॉल्व हो जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक केव क्रिएट हो जा रहा है। अब ये जब वाटर डिजॉल्व हो जाता है तो ये जब लाइमस्टोन का रीजन डिजॉल्व हो जाता है तो वाटर जो है उसमें ये लाइमस्टोन डिजॉल्व है। फिर क्या होता है कि अगर कहीं से ये वाटर ड्रिप करता है तो फिर क्या होता है कि वाटर कुछ समय बाद इवेपोरेट कर जाता है, और जो लाइमस्टोन है, जो चॉक है, वो डिपॉजिट होते जाती है। ठीक है। अब वो जो डिपॉजिशन है या तो वो फ्रॉम द रूफ हो सकता है, सीलिंग से हो सकता है, या तो फ्रॉम अंडर ग्राउंड हो सकता है। अगर ड्रिपिंग यहाँ पे ज़मीन पे हो रही है धीरे 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 तो यहाँ पे एक कोनिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, और ठीक उसी तरीके से यहाँ पे अगर वाटर इवेपोरेट कर जा रहा है और बाद में जो डिजॉल्व्ड लाइमस्टोन है वो बच जा रहा है तो यहाँ पे एक कोनिकल स्ट्रक्चर बन जाता है, जैसा कि आप इस इमेज में यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। अब फर्दर यहाँ पे एक चीज़ और होती है कि अगर ये दोनों, अगर यहाँ पे भी एक फ्रॉम द ग्राउंड एक स्ट्रक्चर है, एक फ्रॉम द रूफ स्ट्रक्चर, ये फर्दर ज्वाइन कर लेते हैं तो इन्हें पिलर कहा जाता है। ठीक है। अब हमें नाम याद रखना है कि स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट इनमें से कौन कौन से होते हैं जो कि हमें कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, इस इमेज से हम समझेंगे। अगर आप देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर ऊपर से जो फॉर्म हो रहे हैं, जो डिजॉल्व लाइमस्टोन है, वाटर इवेपोरेट कर जा रहा है, बचा हुआ लाइमस्टोन जो है इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, क्योंकि वाटर अगर ड्रिप करता रहता है इस तरीके से ये फॉर्म होता है, यहाँ से अटैच होते जाते हैं सब। स्टैलेक्टाइट है, ये जो ऊपर से फॉर्मेशन हम देख रहे हैं इसे स्टैलेक्टाइट कहा जाता है, जो नीचे से फॉर्मेशन होता है उसे स्टैलेग्माइट कहते हैं। अब ये हमेशा से कन्फ्यूजन इसमें रहती है, इस वजह से मैंने किस तरीके से याद किया, आप अपना तरीका बना सकते हैं। ये इसके लिए मेरा ये है कि जी से मैं ग्राउंड समझता हूँ कि स्टैलेग्माइट जो है वो ग्राउंड पे रहेगा। ठीक है। बस इससे मैं ये याद कर लेता हूँ कि हाँ, स्टैलेक्टाइट जो है वो रूफ सीलिंग से रहेगा और स्टैलेग्माइट जो है जी फॉर ग्राउंड। ठीक है। अब यहाँ पे जब ये दोनों कभी ज्वाइन हो जाते हैं तो इसे लाइमस्टोन पिलर कहा जाता है। ठीक है। स्टैलेक्टाइट एंड स्टैलेग्माइट जब ज्वाइन कर जाते हैं। अब एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, दो तीन दिए हुए हैं अगर हम बात करें तो पहला एग्जाम्पल दिया हुआ कास्ट रीजन यूगोस्लेविया का, जो हमने पहले इमेज में देख लिया था उस मैप में। फिर बाटू केव है मलेशिया में, ये बाटू केव की इमेज है। अगर आप देखेंगे तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे सिंक होल की, तो आप यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से डोलाइन भी आप इसे कह सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे डिप्रेशन क्रिएटेड है, और यहाँ पे ये पूरा एक केव क्रिएटेड है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे एक टेम्पल क्रिएटेड है।
यहाँ पे एक फेमस टेम्पल है, और अभी क्योंकि जो वाटर स्ट्रीम थी वो किसी टाइम पे यहाँ पे रहा करती थी या हुआ करती थी, अब वो नहीं है, इसलिए अब यहाँ पे लोग रहते हैं, या फिर कह सकते हैं टेम्पल फॉर्मेशन, या सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। ठीक है, एक एग्जांपल हमारे इंडिया में है, एक एग्जांपल के बहुत सारे हैं, हमें बस एक इंडिया के एग्जांपल एक याद रखना है, कि हम याद रख सकें कि नॉकरेक रिजर्व जो है, नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व जो है, वहाँ पे भी मेघालय में ये केव्स पाए जाते हैं, कास्ट रीजन पाया जाता है। तो इससे हमारा ये सेक्शन कास्ट टोपोग्राफी का फिनिश होता है। इसमें हमने यही देखा कि अगर हम क्विकली रिवाइज करें तो कुछ चीज़ों को, कि ये लाइमस्टोन रीजन में आपको मिलेगा, या डोलोमाइट रीजन रहे, ठीक है, या फिर चौक रीजन रहे, सब सिमिलर चीज़ें हैं। फिर अगर हम बात करें तो ये ह्यूमिड रीजन में है अगर, तो ये काफ़ी वीक स्ट्रक्चर हो जाएंगे। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो हमने इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखा वर्ल्ड में कहाँ, नॉर्दर्न अमेरिका में हमने देखा, सदर्न अमेरिका के ईस्टर्न साइड पे देखा, यूरोप में हमने देखा, रशिया में हमने देखा, साउथ ईस्ट एशिया में हमने देखा, अफ्रीका में हमने देखा कि डिस्ट्रीब्यूटेड स्कैटर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है। इंडिया में हमने ये जाना कि जो हमारे हिमालयाज़ हैं, यानी अगर हम बात करें कि जम्मू रीजन की, तो वहाँ पे हमें ये मिलता है, हमें सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में ये मिलता है, ये रीजन जो है। फिर हमने कास्ट टोपोग्राफी की बात की, जिसमें हमने बात की कि रिवर या स्ट्रीम जो है वो एज एन एजेंट काम करती है, फर्दर ये एज एन अंडरग्राउंड वाटर फ्लो करती है, जिसकी वजह से डिफरेंट डिपोजिशनल और इरोजनल लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं। अगर हम सरफेस पे बात करें तो सरफेस पे हमने देखा कि सिंकहोल्स का फॉर्मेशन होता है, जो फर्दर कंबाइन होकर के डोलाइन का फॉर्मेशन करते हैं, या डोलिना भी जिन्हें कहा जाता है कहीं कहीं पे, ये सिंकहोल्स हैं वे। और फिर ये डोलाइंस जब कंबाइन होकर के थोड़े और एनलार्ज हो जाते हैं तो इन्हें हम उवाला कहते हैं, और उवालास जब थोड़े और बड़े फर्दर बाइफर्केशन डिप्रेशन में क्रिएट हो जाते हैं तो इन्हें हम पोलजे कहते हैं। ठीक है, ये तो कुछ चीज़ें हो गई। स्ट्रीम जब ऊपर से डिसअपियर करके वापस रीइमर्ज करती है, इसे हम स्प्रिंग कह रहे हैं। और यही स्ट्रीम जो अंडरग्राउंड जा रही है, ये दो डिपोजिशनल फीचर क्रिएट करती है और एक इरोजनल फीचर क्रिएट कर रही है। इरोजनल फीचर में ये पूरा केव क्रिएट कर रही है, और डिपोजिशनल फीचर में स्टैलेगमाइट और स्टैलेगटाइट्स फ्रॉम सीलिंग और स्टैलेगमाइट्स फ्रॉम द ग्राउंड ये क्रिएट कर रहे हैं। एक और स्ट्रक्चर है जिसे लाइमस्टोन पिलर कहा जा रहा है, अगर ये दोनों ज्वाइन हो जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें हमने बात की। फिर हमने ये देखा कि कुछ एग्जाम्पल्स इसके, जैसे बाटू केव है हमारे मलेशिया में, और यूगोस्लेविया का रीजन जो हमने बात की यूरोप में है, ईस्टर्न यूरोप में। फिर हमने बात की साउथ ईस्टर्न यूरोप में। फिर हमने बात की नॉकरेक पीक जो है, यानी नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व जहाँ पे है, वहाँ पे मेघालय में भी आपको इस तरह के सिमिलर केव्स मिलेंगे। तो ये फिनिश करता है हमारा कास्ट टोपोग्राफी का लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फ्लूवियल टोपोग्राफी करेंगे। और ये सारे जब जियोमॉर्फोलॉजी के लेक्चर ख़त्म हो जाएंगे तो एक हम सेशन लेंगे जिसमें हम सारा जितना अभी तक हमने पढ़ाया है 11 से 12 से 13 लेक्चर में जो भी रहेगा उसको हम एक सिंगल लेक्चर में करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर से हम चीज़ों को पढ़ेंगे ताकि हमारा रिविज़न भी हो जाए और चीज़ें हमें बेहतर से याद भी रहें, और अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप एक ही बार में चीज़ों को देख सकें। ठीक है, तो अभी के लिए इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।